Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of 4th chapter, motion in a plane. In last class, we discussed about orthogonal triads of unit vectors or the base vectors, and we did numerical how to find out magnitude of a vector and how to find out the unit vector of a vector quantity. Okay, so we are going to use that concept only in today's class and then we'll solve numerical based on the rectangular components. ठीक है, तो मैं थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर देता हूँ जिससे हमें ना समझने में हेल्प हो जाए। रिवाइज करने से पहले क्या है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो इन्होंने बताया कोई वेक्टर दिया है, तो दे आर सेइंग देयर इज अ ए वेक्टर, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया कि ए वेक्टर का अगर आप डिटेल निकालना है तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा was a unit vector of a vector, a cap will be the unit vector, and what is the magnitude of this a vector? It will be mod of a vector. जैसे निकालना होगा हम मेथड बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अगर समझ लो a वेक्टर का यूनिट वेक्टर a cap है, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a वेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप अगर मान लो ना कोई हमने ले लिया b वेक्टर ले लिया और क्या मेंशन कर रहा है, b वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर। अगर b वेक्टर a वेक्टर के पैरेलल होगा तो क्या होगा, देन unit vector of b vector will be same as a vector, then unit vector of b vector will be same as a vector। मतलब जो b वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वो a वेक्टर के यूनिट वेक्टर वाला ही वैल्यू होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे b वेक्टर के बारे में लिखना है तो अब राइट b वेक्टर क्या होगा, मॉड और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू जो उसका यूनिट वेक्टर होगा। बट जैसा मैंने बताया बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, इसके लिए आप उसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद एक और कंडीशन है, मान लो कि आपके पास ना कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बी वेक्टर निकाला हुआ है। अब कंडीशन ये होता है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप है, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप है। अब मान लो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि देयर इज अनदर वेक्टर, देयर इज अ एक्स वेक्टर which has magnitude of b vector and parallel to a vector। इसको कैसे लिखोगे आप, ये अभी सोच के थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक्स वेक्टर लेना है, बोले एक्स वेक्टर ऐसे उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के जैसा है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये हो गया मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का, तो आप लिख दो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का लेना है। और फिर क्या हो गया, ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये पैरेलल टू ए वेक्टर है। तो आप देखो ना यहाँ पे अगर बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर है तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर के इक्वल होगा, या वही यूनिट वेक्टर आप यूज कर सकते हो। तो आप क्या बोल रहे हैं, एक्स वेक्टर जो होगा ना, एक्स वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, तो मतलब मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनिट कैप, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें ना समझना बहुत जरूरी है आज के दिस न्यूमेरिकल सेशन के लिए। सो हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड विल सी कि किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा होता है कि आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उससे आपको दो पोजीशन वेक्टर से वेक्टर निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो पहले क्या करता हूं, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। सो आई ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। और क्वेश्चन में जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे ना उन्होंने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है तो आपको ओरिजिन से मेजर करना है, पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया तो आपको वो भी ओरिजिन से ही मेजर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ओ होगा। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे है और हमें किस तरह से उसको अप्रोच करना है, ठीक है। सो अगर हम क्वेश्चन में जा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर ए बी वेक्टर। क्वेश्चन में बोला है ए बी वेक्टर निकालना आपको। सो फाइंड ए बी वेक्टर इज क्वेश्चन मार्क। फिर क्या दिया इन्होंने, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। पहले आप ए बी वेक्टर निकालो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालो। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ये वेक्टर को क्या करो, आप मॉड में रख दो, क्लियर। या ये जनरली जस्ट ए बी भी होगा तो भी क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। फिर क्या दिया इन्होंने, किसका आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है वो देख लेते हैं। इफ इट हैज अ इनिशियल पॉइंट ए, इट इज अ इनिशियल पॉइंट ए 1, 2
कॉमा -1 ये है, और फिर क्या दिया है, फाइनल पॉइंट है B 3,2,2। तो जब भी ना ऐसा दो पॉइंट्स दिया होता है उनके बीच का वेक्टर पूछा, और कौन सा वेक्टर पूछा इन्होंने, ए बी वेक्टर पूछा, ए बी वेक्टर, तो ए से बी की तरफ, करेक्ट। और ए बी वेक्टर की वैल्यू पूछी, तो आपको क्या करना, उन दो पॉइंट्स को आपको इमेजिन करना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो आप इमेजिन करो ये पोजीशन वेक्टर है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ये बी भी पोजीशन वेक्टर है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से। पोजीशन है, अभी पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर कब होगा, जब उसको आप ओए वेक्टर और ओबी वेक्टर के टर्म में लोगे। तो अब क्या कर रहे हैं, हम उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये O से A वेक्टर हो गया ना, O A वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, वाई एक्सिस का वैल्यू है, जेड एक्सिस का वैल्यू है। तो आप उसको क्या करोगे, आप आई कैप प्लस 2j कैप, देन क्या करोगे माइनस k कैप, करेक्ट। अब ऐसे पोजीशन वेक्टर आप ले लोगे B के लिए, सो OB वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट 3i कैप प्लस क्या हो गया 2j कैप, फिर क्या होगा प्लस 2k कैप। तो आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A मिल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B मिल गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब आप क्या करना है, AB वेक्टर आपको निकालना है। तो रूल बहुत सिंपल सा है, AB वेक्टर क्या होगा, जो फाइनल पॉइंट वाला है ना, माइनस इनिशियल पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर क्या है, OB वेक्टर। इनिशियल पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर क्या है, OA वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना, OB वेक्टर की वैल्यू हमने ले लिया, तो 3i कैप प्लस क्या हो गया, ये 2j कैप हो गया, प्लस क्या हो गया 2k कैप हो गया, ठीक है। उसको क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन वाले पोजीशन वेक्टर से माइनस कर देंगे, तो दैट इज व्हाट i कैप हो गया प्लस 2j कैप हो गया माइनस k कैप हो गया। ये बेसिक रूल्स है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। अब अगर आपको करना है तो आप उसको एक्सटेंड करके करो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो क्या 3 है माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2i कैप, ठीक है। 2 है माइनस 2 है, तो दैट इज व्हाट 0, ठीक होगा 0 j कैप हो गया। फिर क्या होगा प्लस 2 है माइनस 1 है, देन माइनस और माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या प्लस 3k कैप, गॉट इट। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ये ट्राइड फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू फॉर AB वेक्टर। आपको AB वेक्टर मिल गया। अब हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या क्राइटेरिया था, आपको क्या करना है, AB वेक्टर को मॉड में ले लो, या आप AB भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये अंडर रूट ऑफ इसकी जो वैल्यू है i कैप के अलावा जो वैल्यूज है 2, उसका स्क्वायर ले लो, प्लस जो उसके बाद का ये k कैप है जो उसके अलावा वैल्यूज है 3 स्क्वायर। अच्छा, अगर ना किसी को मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लास्ट क्लास में जो हमने किया था। लास्ट क्लास में व्हाट डिड वी डू, कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास ना A वेक्टर है और वैल्यू है ax i कैप है प्लस ay j कैप है प्लस az k कैप है, तो रूल बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड का रूल क्या है, अंडर रूट ऑफ i कैप के अलावा जो वैल्यू है ना उसका स्क्वायर ले लो, तो होगा ax स्क्वायर। j के लिए लेना है तो j कैप के अलावा जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, फिर k कैप के अलावा जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, तो az स्क्वायर, ठीक है। ये है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का रूल, क्लियर। और यूनिट वेक्टर का आपको पता ही है कि अगर यूनिट वेक्टर का क्या रूल होता है, यूनिट वेक्टर इज व्हाट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वो जब जहां पे जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसके हिसाब से हम देख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर विल सी अकॉर्डिंगली। तो 4 4 जा कितना होगा, 2 2 जा कितना होगा 4 हो गया, 3 3 जा कितना होगा 9 9 4 कितना होगा 13। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा रूट 13 हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के साथ में आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते क्या दिया है, इन्होंने दिया इफ A वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा देखो, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। सिर्फ 2 वेक्टर दिया और मेंशन नहीं किया कि रिजल्टेंट आपको कैसे निकालना है। तो ऐसे केसेस में जब भी आप पूछ रहे हैं ना, तो क्या होगा, रिजल्टेंट इज डायरेक्टली एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ऐसे केसेस में जो रिजल्टेंट होगा वो होगा एडिशन होगा 2 वेक्टर्स का। तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम लोग, हम लेंगे कि R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है और क्या करना है, A वेक्टर और B वेक्टर को हमें ऐड करना है। जनरली वेक्टर का क्या होता है कि ना आपको ऐड ही करने के लिए मोस्टली आता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ले लो या आप वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ले लो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ले लो, तो उसमें हम ऐड ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज में डायरेक्टली दिया हुआ है तो कोई एंगल वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, A वेक्टर की वैल्यू हमने लिया, A वेक्टर की वैल्यू क्या i कैप है, फिर क्या है प्लस क्या है 4j कैप है माइनस क्या है 3k कैप, देन विल ऐड विद व्हाट, यहाँ पे ना
के कैप नहीं है, अगर मान लो उसके बाद भी आप के कैप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, 0 के कैप लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ ट्राइड इफ यू वांट टू राइट। तो ये 3 आई कैप हो गया प्लस क्या हो गया 4 जे कैप हो गया प्लस क्या होगा 0 के कैप। अब इन पूरी चीजों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सो आई कैप प्लस 3 आई कैप विल ऐड एंड यू विल गेट 4 आई कैप, फिर 4 जे कैप एंड 4 जे कैप विल ऐड कलेक्टिवली एंड क्या होगा 8 जे कैप हो जाएगा, माइनस 3 के कैप विल ऐड विद 0 के कैप तो क्या होगा माइनस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू का रिजल्टेंट वेक्टर का। बट क्वेश्चन में कहना यूनिट वेक्टर निकालना आपको रिजल्टेंट वेक्टर का। तो देखो यूनिट वेक्टर का रूल बहुत सिंपल सा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब मुझे वेक्टर तो मिल गया, मुझे ना रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है। तो वेक्टर तो मिल गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, तो आप बताओगे सिंस अगर आपको लेना है यहाँ पे आर वेक्टर का मॉड लेना है ना, और या आपको आर की वैल्यू लेनी तो अंडर रूट ऑफ। ठीक है, अब क्या करना है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा माइनस 3 का स्क्वायर। सो लेट्स सी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। क्लियर, तो ये क्या होगा 80 हो जाएगा और रूट ये प्लस 9 करेंगे तो क्या होगा रूट 89 हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे हो सकता है आपको ना प्रॉपर नंबर नहीं मिले, कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कंपल्सरी है आपको वैल्यू दिया जाएगा, आपको रूट मिल ही जाएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। आपको रूट 89 मिला तो विल टेक अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब क्या होता है, हमें ना यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का क्या क्राइटेरिया है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो हमने क्या कहा यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, आर का यूनिट वेक्टर ले, तो ये क्या होगा आर यूनिट वेक्टर इज व्हाट, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, इट्स 4 आई कैप प्लस क्या है 8 जे कैप है माइनस क्या है 3 के कैप है ना, अपॉन क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 89। क्लियर, अब क्या करना है, इसको अगर लिखना हो तो आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। मतलब ये 4 अपॉन अंडर रूट 89, अगर मान लो 89 का रूट होता तो हम ले लेते है ना, जो वैल्यूज अगर होते नहीं है तो हम ऐसे रखेंगे, प्लस क्या होगा 8 अपॉन रूट 89 जे कैप हो जाएगा। क्लियर, फिर फाइनली आपको क्या मिला माइनस 3 बाय अंडर रूट 89 और ये वैल्यू हो गई के कैप। ये सोल्यूशन था आपका फर्स्ट पार्ट के लिए। मतलब फर्स्ट पार्ट होगा फाइंड द यूनिट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसके साथ में दूसरे क्वेश्चन के साथ में आपका कॉन्सेप्ट और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, फाइंड आउट अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी। मतलब आपको एक वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड बी के जैसा होगा एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। तो पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट अ वेक्टर। तो हमने मान लिया कि जो नया वेक्टर फाइंड आउट करना है सेकंड केस में वो हो गया एक्स वेक्टर हो गया, और उस वेक्टर का स्पेसिफिकेशन क्या है, हैविंग अ मैग्नीट्यूड सेम एज बी वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड ना क्या होगा बी वेक्टर के जैसा होगा एंड इज पैरेलल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर को पैरेलल मतलब ना यूनिट वेक्टर किसका होगा, ए वेक्टर का होगा। ठीक है, अब इसको अगर लेना है तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अभी बहुत बड़ा टास्क है, तो पहले हमने मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते बी वेक्टर का। तो अभी आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे ना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये क्या होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू, आई कैप का वैल्यू क्या 3 है तो क्या होगा 3 हो गया, प्लस सेकंड वैल्यू क्या है 4 तो क्या होगा 4 हो गया। हमने लास्ट वाले लिए 0 लिए तो 0 ही होगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा 3 3 9 हो गया, 4 4 कितना होगा 16 हो गया, 16 प्लस 9 कितना होगा 25 हो गया। तो ये हो गया 5। थैंक गॉड मैग्नीट्यूड की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में आ रहा है, मतलब 5 आ गया, नंबर जैसा आ गया, कुछ प्रॉपर नंबर जैसा। ठीक है, अभी ये बोल रहे यूनिट वेक्टर आपको ए वेक्टर का निकालना है। ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखो ए वेक्टर की वैल्यू तो है हमारे पास, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नहीं है, तो हम पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आजा चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, क्योंकि बाद में इन्हीं को पुट करना पड़ेगा ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, बेटर रहेगा। तो अब मैग्नीट्यूड मुझे लेना है ए वेक्टर का, तो हाउ आई एम एबल टू टेक दैट वन, सेम क्राइटेरिया ए वेक्टर देख लो। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आई कैप है, मतलब क्या होगा 1:2 हो गया। सेकंड वैल्यू क्या प्लस 4 जे कैप है, मतलब 4:2 हो गया, है ना। जे कैप के अलावा जो वैल्यूज है, ये के कैप है तो क्या होगा यहाँ पे प्लस, के कैप के अलावा क्या वैल्यू होगा -3 है, तो ये ब्रैकेट में -3:2 होगा।
सो अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर विल बी 1, 4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड 3 का स्क्वायर विल बी 9। करेक्ट। तो ये 4 4 16 और 9, तो क्या होगा ये 25 और एक और ऐड कर दिया तो क्या होगा 26 हो गया, √26। ठीक है। हम अभी ना वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसको अगर आपको लेना है तो आप मेंशन कर सकते हो, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब आपको अगर मेंशन करना तो आप मेंशन कर दोगे इक्वेशन 4, तो हमने थर्ड में पुट कर दिया और ए वेक्टर का वैल्यू भी है, यानी तो आप ब्रेक ले लो। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 बिकम्स। अब इक्वेशन 3 क्या होगा वो देख लेते हैं। सो हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है ए का। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर को आप लिखोगे, ए वेक्टर क्या है, आई कैप है, प्लस क्या है 4 जे कैप है, फिर क्या है -3 के कैप है। ठीक है। अपॉन क्या बोला इन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, √26 है, √26। अब क्या होगा, अगर इसको लेना हो तो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो। आई कैप का वैल्यू तो क्या 1 अपॉन √26 आई कैप। करेक्ट। अब सेकंड वैल्यू क्या, प्लस 4 अपॉन √26, सो 4 अपॉन √26 जे कैप हो गया। करेक्ट। एंड व्हाट द लास्ट वैल्यू, ये क्या -3 बाय √26 के कैप हो गया। ये इज दैट क्लियर। तो अब इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे ए यूनिट कैप की वैल्यू भी होगी, मतलब यहाँ पे ए यूनिट कैप की वैल्यू होगी और बी वेक्टर की वैल्यू भी होगी। तो अभी आप बताओगे देयरफॉर, या इसको लेना है तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5। तो अभी आप बता दो इक्वेशन नंबर किसे, ये 2 से एंड इक्वेशन नंबर 5 से एंड इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिला हमको। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5 व्हाट डू वी गेट। अभी ये जो है ना वैल्यूज को हटा देते हैं। एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, करेक्ट, इनटू यूनिट वेक्टर वाली वैल्यू को मैं अभी फिलहाल ब्रैकेट में रख रहा हूं, तो 1 अपॉन √26 आई कैप प्लस 4 ऑफ √26 जे कैप, देन माइनस ऑफ 3 अपॉन √26 के कैप। आप यहां तक भी आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, बट सपोज दैट इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इनसाइड तो वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो ये होगा 5 अपॉन √26, तो 5 अपॉन √26 आई कैप हो गया। करेक्ट। 5 विल मल्टीप्लाई विद 4 तो क्या होगा 20, सो ये प्लस क्या होगा 20 अपॉन 26 जे कैप हो गया। देन ये लास्ट वाला माइनस है, 5 3 कितना होगा 15 हो गया। ये क्या होगा 15 अपॉन ये √26 है, 15 अपॉन √26 क्या हो जाएगा ये के कैप हो गया। तो मतलब क्वेश्चन में ना कोई वेरिएशन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ में मर्ज कर दिया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कलेक्टिवली कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया ना, डायरेक्टली आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, उनका यूनिट वेक्टर निकालना है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। और अगर आपको समझना है कि दो वेक्टर पैरेलल है तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज होगा, तो सिमिलैरिटीज यही है कि दो पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर यूनिट वेक्टर आपको पता है और प्लस क्या है, कोई एक वेक्टर दिया है, दो वेक्टर से रिलेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालना वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्या बोला इन्होंने, एक्स वेक्टर व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई एक्स वेक्टर है, बोल रहे हैं ना एक्स वेक्टर को ना ऐड किया है रिजल्टेंट के साथ में, तो रिजल्टेंट को हमने ले लिया आर वेक्टर, किसी रिजल्टेंट के साथ में ऐड किया है। ठीक है। किसके रिजल्टेंट के साथ में ऐड किया है और वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वैल्यू दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या दिया इन्होंने, ए वेक्टर की वैल्यू है 3 आई कैप है, -5 जे कैप है, फिर क्या है +7 के कैप है। ठीक है। तो दूसरा वैल्यू क्या है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर का वैल्यू क्या है 2 आई कैप है, प्लस क्या है 4 जे कैप है, फिर क्या है -3 के कैप है। ठीक है। सो अब ये क्या बोल रहे हैं, सो क्या होता है कि a vector x vector when a x vector vector x when added to the resultant of vector a and b का वेक्टर का रिजल्टेंट मैंने लिया r वेक्टर, तो क्या होता है gives a unit vector along y axis। तो इनका जो एडिशन है ना वो आपको y axis पे यूनिट वेक्टर देता है, will give you a unit vector on y axis। तो y axis का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, j हो गया। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। मतलब x वेक्टर को जब मैंने रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर से ऐड करूंगा तो मुझे ना यूनिट वेक्टर y एक्सिस पर मिलता है। यूनिट वेक्टर और y एक्सिस इज व्हाट, j कैप। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड x वेक्टर। तो x वेक्टर की वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो सबसे पहला टास्क क्या, पहले मैं r वेक्टर निकालूंगा।
What's the formula for r vector? R vector is a vector plus b vector. a vector का वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस क्या है 7k कैप है, करेक्ट, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है 2i कैप है प्लस 4j कैप है, फिर क्या है 3k कैप, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम जाते हैं तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो क्या 5i कैप माइनस 5 प्लस 4 क्या होगा माइनस j कैप, फिर क्या प्लस 7 माइनस 3 क्या होगा प्लस 4k कैप। ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू होगी, क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो चाहिए तो आप मेंशन कर दो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट डू वी गेट, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x वेक्टर हो गया प्लस r वेक्टर की वैल्यू क्या है 5i कैप हो गया माइनस j कैप हो गया प्लस क्या हो गया ये प्लस 4k कैप हो गया, इस इक्वल टू क्या होगा j कैप, एंड अगर डॉट ले लोगे तो ज्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे आई में भी डॉट लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अभी ये क्या हो गया, therefore x वेक्टर इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज उधर जाएंगे तो क्या j कैप हो गया। अब ये पूरा वेक्टर उधर जाएगा तो 5i कैप किसमें बदल जाएगा माइनस 5i कैप में बदल जाएगा, तो j कैप अगर माइनस है तो किसमें बदल जाएगा प्लस j कैप में बदल जाएगा, करेक्ट। और ये क्या हो गया माइनस 4k कैप में बदल जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, j कैप एंड j कैप विल ऐड टुगेदर एंड इट विल बी व्हाट, या पहले 5i कैप को ले लेते हैं, तो i कैप की वैल्यू का माइनस 5i कैप हो गया, फिर प्लस क्या होगा प्लस 2j कैप हो गया, फिर माइनस 4k कैप हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये अननोन वेक्टर की वैल्यू हो गई जिसको हमें डिटरमाइन करना था, ठीक है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल। अब हम आ जाते हैं ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ऊपर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्राइटेरिया से ना मैं सिंपल टर्म में बता देता हूं, ठीक है, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हमें। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या बोल रही है, कोई भी है ना वेक्टर वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आप इसको मान लो r वेक्टर होगा, ठीक है। अब इसको ना हम ना रिजॉल्व करते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब दो क्या होगा अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर हमने ले लिया। मान लो अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में, तो मोस्टली हम इसको क्या लेंगे, इस एक्सिस को ले लेंगे हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये जो एक्सिस होगा इसको हम ले लेंगे वर्टिकल। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको बताना होगा ना तो ये क्या होगा, आर हो गया उसका हॉरिजॉन्टल वैल्यू हो गया, और यहाँ पे ये जो आर का है क्या होगा, ये वर्टिकल वैल्यू होगा, बट इनकी वैल्यूज किसके इक्वल होगी। तो आर का हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे थीटा है, तो जिस पार्ट को ना जो कंपोनेंट थीटा को अटैच होगा उस कंपोनेंट का नाम होगा कॉस, ये होगा आर कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट थीटा से अटैच नहीं होगा उसका नाम होगा आर साइन थीटा। ये हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन में किया हुआ था, ठीक है, इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो थीटा यहाँ पे होता ना इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो इस कंपोनेंट का नाम होता आर कॉस थीटा और इस कंपोनेंट का नाम होता आर साइन थीटा। दैट मच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इससे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्वेश्चन से रीड करते हैं, अकॉर्डिंगली विल गो अहेड कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमें सॉल्व क्या करना, ठीक है। सो क्वेश्चन इज अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स है जो 50 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, तो अगर आपको लेना है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, अभी हमने जो डिस्कस किया, ठीक है, उसको ना कोई फोर्स है जो 50 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अभी ये जो फोर्स का है ना हमें कंडीशन पता नहीं है, तो हमने ले लिया, चलो ठीक है, ये एफ है, वैल्यूज पता नहीं है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 50 डिग्री पे इंक्लाइंड है। व्हाट नेक्स्ट दे आर सेइंग इफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बी 50 न्यूटन। ये फोर्स का जो ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो एफ एच का जो एफ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एच, उसकी वैल्यू कितनी हो गया 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज है ना, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं उसके बाद कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना और आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, प्लस इन्होंने क्वेश्चन में और कुछ दिया है, क्या दिया इन्होंने, साइन 50 की वैल्यू और कॉस 50 की वैल्यू दी है इन्होंने। तो साइन 50 देखो, अगर ना वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमने लॉग बुक से निकालेंगे, बट अभी क्या है यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज मेंशन किया तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये कितना वैल्यूज आ गया, ये साइन 50 का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है कितना 0.7660 दिया हुआ है, और फिर कॉस 50 का वैल्यू दिया इन्होंने 0.6428 दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो अभी देखते हैं जो भी कैलकुलेशन वगैरह तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन में क्या वैल्यू दिया, कैसे दिया इन्होंने। फिर क्या बोले, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द वर्टिकल कंपोनेंट।
आपको ना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब जो एक्चुअल फोर्स है वो निकालना है, प्लस क्या है वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स क्या है वो आपको निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स निकालने के लिए यहां से ना ये वाला, ये यहां से आपको मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, करेक्ट। ये आपको दे दिया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू मिलेगी, आपने यहां पे लिखा एफ वी। बट अभी जो चीज अब तक हमने समझी थी कि जब एफ रिजॉल्व होगा ना, व्हेन एफ विल रिजॉल्व, तो ये थीटा से अटैच है, तो इस कंपोनेंट का नाम होगा एफ कॉस 50, है ना। थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया तो वो ले लेंगे हम। यहाँ पे एफ वर्टिकल का क्या वैल्यू होगा, एफ साइन 50। तो अब हमारे लिए सबसे पहले तो एफ की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला आपको मिला है, आपको क्या मिला है, एफ एच इज इक्वल टू क्या मिला है, एफ कॉस 50 मिला है, करेक्ट। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं एफ की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, एफ हॉरिजॉन्टल अपॉन कॉस 50। तो देख लेते हैं एफ हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है, एफ हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है 50 और cos 50 की वैल्यू क्या है, cos 50 की वैल्यू आप देख लो यहाँ पे कितना 0.7660 है। अच्छा, अब इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये वैल्यूज मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं डायरेक्टली ले देता हूँ। ये आएगा आपको 77.77 आएगा, तो आप इसको 78 पे क्या कर सकते हो, वाइंड अप कर सकते हो, क्लियर। या इसको ना आप मल्टीप्लाई कर लो ना, डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या 1000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करके आपको ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा है कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। सो अब अगला पॉइंट है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट इज दैट आपको निकालना है एफ वर्टिकल की वैल्यू। एफ वर्टिकल का क्या फॉर्मूला है, एफ वर्टिकल के लिए फॉर्मूला है एफ इंटू साइन, आपको मिला है 50। तो एफ का वैल्यू कितना मिला हमारे पास, एफ का वैल्यू मिला हमको 77.78 मिला है। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर साइन 50, साइन 50 की वैल्यू है 0.6428। अब इनको हम इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना, आपको मिलेगा 59.58 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे बेस्ड। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है ना वो भी ऑलमोस्ट है इसी के सिमिलर है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन सिमिलर है बट एक प्रैक्टिस के हिसाब से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक एरोप्लेन है ना जो टेक ऑफ कर रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, ये एक्चुअल में ना ये डायग्राम में काम हो जाएगा हमारा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये डायग्राम को रब नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अभी आप जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एरोप्लेन है जो टेक ऑफ कर रहा है 30 डिग्री पे विद व्हाट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे टेक ऑफ कर रहा है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो ये उसके लिए आपको समझने के लिए हेल्प करेगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वो 30 डिग्री में क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। ठीक है, और आगे क्या दिया है, टू द हॉरिजॉन्टल इफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 250 किलोमीटर। मतलब जो हॉरिजॉन्टल पे है ना, मान लो ये वेलोसिटी v है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना v, h का वैल्यू क्या है, 250 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया इन्होंने, देन दे आर सेइंग व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, तो ये बोले एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। एंड फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। ठीक है, स्टोरी वही सेम हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल का, उसको परपेंडिकुलर वर्टिकल हो गया। तो अभी v की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं रिजॉल्व करके देख लेता हूं। तो अगर v को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट यहां मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, v cos 30, क्योंकि थीटा से अटैच है इसके लिए cos होगा, यहाँ पे थीटा अटैच नहीं है तो इसके लिए साइन होगा, तो क्या होगा v sin 30। ठीक है, और vh की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, तो आप पहले v की वैल्यू देख लो कैलकुलेट होता है या नहीं होता। हमने क्या लिखा, vh इज इक्वल टू क्या होगा, v cos 30, क्लियर। तब क्या होगा, vh की वैल्यू कितनी है, 250 है, v की वैल्यू हमें निकालना है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 होगा √3/2, √3/2 होगा, ऐसा क्लियर। तो अब इसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ये क्या होगा, v का वैल्यू क्या हो गया, 2 विल मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा 500 अपॉन क्या होगा, √3 हो गया। तो अगर मान लो आपको ना वैल्यूज को अगर ऑब्टेन करना है तो आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो √3 अपॉन √3, तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगा। अच्छा, √3 की वैल्यू होगा 1.732 हो गया, है ना, और ये क्या होगा अपॉन 3। सो अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 2 10 होगा, पहले से ही 2 0 है ऑलरेडी, है ना, 500, 5 2 10, 5 3 15, 15 में कितना हो गया, 16 हो गया, 5 7 35,
35 वन क्या होगा 35 वन क्या होगा 36, ठीक है। फिर 5 वन जा 5, 5 3 क्या होगा 8 हो गया। तो अब कितना 3 डिजिट का डेसिमल ना, ये हो गया। तो 866 अपॉन क्या होगा ये 3 होगा। कैंसिल करके देख लेते हैं। तो 3 2 जा 8, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, ठीक है। फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 288.66। तो इसका आंसर कितना आ गया 288.66 किलोमीटर पर आवर आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हमारा अगले पॉइंट पे, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट के इतना टाइम वेस्ट क्या करना, यहाँ पे कर लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट का क्या था, इट वाज अ v sin 30। तो v का वैल्यू कितना मिला हमको, v का वैल्यू मिला 288.66 मिला ना, अभी हमने निकाला यहाँ पे। sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो 2 से कैंसिलेशन कर दो, कितना हो गया 144.33 किलोमीटर पर आवर। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा जो हमने पहले लिया हुआ था, कि अगर ना समझो कि अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, डायरेक्शन के टर्म में लिया, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लो क्वेश्चन में बोला इन्होंने x डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे करके बोला है। तो क्या होता है ना कि नॉर्थ और ईस्ट पहले लोकेट कर लो, ये नॉर्थ और ईस्ट हो गया। बोले x डिग्री ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट वाली लाइन से आपको जो एंगल मिलेगा वो एंगल आपको ट्रेस करना है, तो ये होगा x डिग्री। ये पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो इन क्वेश्चन दे आर सेइंग अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो मैंने ये डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी ड्रॉ किया है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इन्होंने कोई स्पेसिफिक बताया नहीं ना कि मतलब कितने एंगल पे है। तो जब ये नॉर्थ वेस्ट ऐसा बोला है ना, तो आपको लेना एग्जैक्टली इन बिटवीन। नॉर्थ ईस्ट बोला है तो एग्जैक्टली इन बिटवीन लेना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली इन बिटवीन आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और आपका अजम्पशन है ये हो गया आपका। तो ये कितने किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, अ मैन रोज अ बोट इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विद 18 किलोमीटर पर आवर। वापस से स्टेटमेंट रोज रीड करता हूं, अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये हो गया, आप इसको लेना है तो आप जनरल वेलोसिटी ले लो, ये होगा 18 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब इसको हम आगे अगर एक्सटेंड करें तो ये कितना एंगल बनेगा, ये शायद इतना क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये 45 इक्वल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या करना आपको उसको इक्वली इमेजिन करना। तो ये है 45 डिग्री है, ठीक है। अब अगले पॉइंट में क्या लग रहा है क्वेश्चन में, द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द वेस्ट ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द साउथ ऑफ वेस्ट। तो मतलब शोर लाइन है ना, मतलब कि जो भी होगा, या रिवर होगा या जो भी होगा, उसका जो शोर लाइन है वो 15 डिग्री बना रहा है साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये पॉइंट में थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो 15 डिग्री है ऑफ वेस्ट दिया है, तो पहले साउथ एंड वेस्ट को लोकेट है, ये साउथ और ये वेस्ट हो गया। तो क्या बोल रहा है, वेस्ट से 15 डिग्री ना, तो ये क्या होगा 15 डिग्री, ये वेस्ट से ऐसे बना रहा होगा, दिस इज 15 डिग्री। और इसी लाइन को आप एक्सटेंड करो। लाइन को हम एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये ना इसका शोर लाइन है, क्लियर। तो अब अगला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। तो ये बोल रहे हैं जो वेलोसिटी वेक्टर आपको v मिला है ना, इसका एक कंपोनेंट आप ले लो शोर लाइन पे, इसका एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा, दूसरा कंपोनेंट कहां बनेगा, सेकेंड कंपोनेंट में परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, इनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्लियर। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अच्छा एक और चीज है जो ना वैल्यूज आप ध्यान देना जरा, इन्होंने क्या बताया, शोर लाइन है ना कितना 15 डिग्री ऑफ वेस्ट, ये कितना एंगल बना था, ये 15 डिग्री बना था, करेक्ट। सो अब अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये बोल रहे हैं एक आपको कंपोनेंट लेना शोर लाइन पे, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल पे, क्लियर। तो यहां से जब ये शोर लाइन पे आएगा तो कितना एंगल बनेगा, तो यहां से शोर लाइन का जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल ये कितना बना है, ये 60 डिग्री बना है, क्लियर। और ये वेलोसिटी का नाम क्या है, v है। तो ये कंपोनेंट का जो नाम होगा, तो क्या वेलोसिटी ऑन द शोर लाइन, ठीक है, वेलोसिटी ऑन द शोर लाइन, ये कितना होगा, ये v cos 60 होगा, इज दैट क्लियर। और दूसरा क्या बोला है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू शोर लाइन, ये है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू शोर लाइन, ये क्या होगा, ये होगा v sin 60, क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो शॉर्ट लाइन का वेलोसिटी क्या होगा, v cos 60 हो गया। क्लियर, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया कि उसका एक्चुअल वेलोसिटी है कितना 18 किलोमीटर पर आवर, बट शॉर्ट लाइन के हिसाब से कोई मूव करके देखेगा तो उसका कंपोनेंट कितना होगा 9 किलोमीटर पर आवर। अब इसका ना हम लेते हैं वेलोसिटी अबाउट परपेंडिकुलर टू शॉर्ट लाइन, तो ये क्या होगा v हो गया, ये sin 60 हो गया, v का वैल्यू कितना हो गया 18 हो गया, sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, सो √3/2, तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 18 को, तो क्या होगा 9√3 हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपको है इनको मल्टीप्लाई करके देखना है तो 9 इंटू 1.732 से आप करके देख लो, तो 9 2 कितना होगा 18 हो गया। क्लियर, 9 3 27, 27 और 1 कितना होगा 28 हो गया। ठीक है, 9 7 63, 63 और 2 कितना हो गया 65 हो गया, तो 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, तो क्या 15.588 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी अबाउट द परपेंडिकुलर टू शोर लाइन। इज दैट क्लियर? सो ये जो हमने अब तक डिस्कस किया है ये थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस, और उसके पहले हमने लिया था यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड में बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वो चीज आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फॉलो करना है और किस तरह से फॉलो करना है, दो थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।